बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फाइनेंस डिवीज़न ने एक रिपोर्ट जारी की है स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ की परफॉर्मेंस पर। नाज़रीन, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं और ये अगर इदारे परफॉर्म ना करें तो ये टैक्स देने वालों पे बोझ बन जाती हैं। नाज़रीन, ये रिपोर्ट जो है ये बहुत ज़्यादा वरीसम है क्योंकि इसमें बताया ये गया है कि जो नेट लॉसेस हैं हमारी स्टेट और इंटरप्राइजेज़ के, जिनमें हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी आती है, पाकिस्तान रेलवेज़ आती है, और भी बहुत सी फाइनेंशियल जिस तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और इन नुकसानात की वजह से वापसी टैक्स पेयर्स को ही इसका बोझ उठाना पड़ता है, चाहे ये एसओईज़ जो हैं वो डेट लेके भी चलें। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साजिद अमीन हैं, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एसटीपीआई के, और सुहेल भट्टी साहब हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। जी साजिद साहब, आप के पास आता हूँ। आपकी नज़र से ये एसओई की रिपोर्ट गुजरी होगी। आपने देखा है कि जो नेट फिस्कल फ़्लो है वो तकरीबन 458 बिलियन से पिछले फाइनेंशियल ईयर से 41 बिलियन पे आ गया है। ये तो बहुत ज़्यादा वरीसम बात है। आप क्या कहते हैं इस पर? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है अगर हम पाकिस्तान के एसओईज़ को देखें तो शायद कोई बहुत ज़्यादा नई बात नहीं है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर। आई मीन वरीसम ज़रूर है, बट हम ये देखते आ रहे हैं। हम एसओईज़ को चला रहे हैं इक्विटी इंजेक्शंस के ज़रिए, हम सॉवरेन गारंटीज़ के ज़रिए उनको चला रहे हैं। छोटा मोटा उनका जो है ना वो हो जाता है कभी जैसे लॉसेस में कोई 1-2% कमी ही इस साल दिखाई गई है, बट ओवरऑल अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो वो बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है नंबर से ज़्यादा अहम ये है कि हमारा जो प्लान है एसओईज़ को एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस में कन्वर्ट करने का, वो फेल हो रहा है। वो कहीं ना कहीं स्टक हुआ हुआ है। और ख़ासकर हम अगर आज की रिपोर्ट देखें, और जैसा कि ज़ाहिर है इसके लिए शायद रिपोर्ट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि जो पावर सेक्टर है वो इस वक्त टॉप पे है। हम बहुत देर से पावर सेक्टर के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्राम डिस्कोज टू जेनकोज जो सब हैं वो ताकत के इंजेक्शंस पे चल रहे हैं। आई मीन जैसे रिपोर्ट भी बताती है, ऑर्डर टाइम्स पे नहीं है। जो उनकी मॉडलिंग्स है, जो प्लान्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे अहम जो डेटा है या जो अहम जो फैक्टर्स हैं वो मिसिंग होते हैं। तो ये मुझे लगता है इटसेल्फ एक गवर्नमेंट के लिए भी एक ये अदर दैन के ये उसमें पैसे जा रहे हैं, हमारी जो ओवरऑल प्लानिंग है ये उसका भी इम्तिहान है कि हम क्या कर रहे हैं। कि हम हर साल बजाय इसके कि हम इम्प्रूव करें, जो चीज़ें हैं वो बदतर से बदतर होती चली जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक एक जो की मैसेज है, यहाँ पे दो की मैसेजेस हैं। एक खासकर है गवर्नमेंट के लिए कि शायद जो बिजनेस एज यूजुअल है, जिसके ज़रिए हम इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के जो मसाइल हैं, उनके जो एफिशिएंसी के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके फिस्कल बर्डन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कौमी ख़जाने पे है, वो शायद काम नहीं कर रहा है। जी हमें कहीं ना कहीं को मुतबादल देखना होगा। और जी मेरा जी लास्ट कमेंट जी प्लीज़। जो सीएमयू के हवाले से भी है, कि शायद इसको अब थोड़ा सा इवॉल्व होना होगा एक रिपोर्टिंग एजेंसी से, एक जो जो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा पाए। अगर ऑडिट्स नहीं है टाइमली तो आप उन प्लान्स को एक्सेप्ट ना करें। इसी तरह अगर वो कह रहा है सीएमयू कुछ ऐसे मॉडल्स हैं, मॉडलिंग है या कुछ ऐसी जो सिमुलेशंस हैं या फोरकास्टिंग है जिनके अंदर अहम वेरिएबल्स मिसिंग हैं, तो वो लाजमी की जाए, मैंडेटरी की जाए, ताकि जो चीज़ें हैं वो आगे की तरफ चल सकें। तो शायद इसको भी एक रिपोर्टिंग एजेंसी से आगे का सोचना होगा। जी जी, थैंक यू साद साहब। भट्टी साहब, प्रॉफिट तो कमाया है एसओईज़ ने, लेकिन जब हम टोटल लॉस को देखते हैं तो वो तकरीबन 300% बढ़ गया है। स्टेट सीएमयू की रिपोर्ट तो ये कह रही है क्योंकि प्रॉफिट्स कम आए हैं इस वजह से लॉस बढ़ा है, लेकिन 122 अरब रुपए का लॉस है जो कि रिपोर्ट हो रहा है। आपके ख्याल से ये कितनी वरीसम बात है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे कि डिस्कशन का आगाज़ हुआ तो बात हुई कि ये चूँकि एक पाकिस्तान की
एनुअल बेसिस के ऊपर जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं उसका हिस्सा बन चुका है। 600 रुपये नुकसान, 800 रुपये नुकसान, 1000 रुपये नुकसान। तो एक मामूल की बात है कि अब हमने शायद अपनी माइंड मेकिंग कर ली है कि हर साल ये नुकसान होना है और हमने इसकी खबरें शाया होनी है, कुछ प्रोग्राम्स होने हैं और उसके बाद अगले साल फिर यही नुकसान होना है, उस नुकसान में मजीद इजाफा हो जाना है। और गवर्नमेंट हो, वजारत ख़जाना हो या दीगर रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हों, उन्होंने कहना है जनाब कि यहाँ पे इनएफिशिएंसीज हैं, हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे। पिछले 21-22 साल से तो हम भी यही चीज़ें मुसलसल सुन रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरा सिंपल सवाल ये है, जितने लोग इन वजारतों को रन कर रहे हैं, वजीर ख़जाना हो जिस बैंक के साथ खुद वो बस्ता रहे हैं, अगर उनका बैंक किसी एक साल में अगर खौफनाक लॉस रिपोर्ट करे, क्या उसकी टॉप मैनेजमेंट, क्या उसका बोर्ड उस रेलिवेंट टीम को, उस टीम के हेड को स्पेयर करेगा? कभी भी नहीं जवाब है नो। मुझे आज एक ऑफिस आते हुए एक साहब की कॉल आई, वो एक निजी बैंक के साथ वो बस्ता है और उन्होंने कहा कि मुझे साल होने वाला है, मैं बड़ा परेशान हूँ कि 6 माह बाद मैंने रेगुलराइज होना था, मैं नहीं हो पाया। वजह क्या थी? मुझे एक टारगेट दिया गया था, वो टारगेट मैं अचीव नहीं कर सका पहले 6 माह में। मुल्क के हालात ऐसे थे, डिपॉजिट्स के टारगेट थे, फिर 1 साल 6 माह की उन्होंने मजीद मुझे एक्सटेंशन दी, मुझे रेगुलराइज नहीं किया गया, मैं टारगेट अचीव नहीं कर सका। और अब मुझे इस बात का खदशा है कि आने वाले चंद दिनों में मुझे जॉब से एवैल्यूएशन के बाद फारिग कर दिया जाएगा। मैं बड़ा परेशान हूँ। ये मैं एक बैंक के एक एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ जो कि एक ब्रांच मैनेजर का लेवल का है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो जिसने सबसे ज्यादा लॉस बुक किया है 294 अरब रुपए। जी जी। अलीम खान साहब बहुत कॉम्पिटेंट हैं अपने मामलात के अंदर और उनकी समझ बूझ भी बहुत ज्यादा है। क्या उनकी अपनी जितनी कंपनीज हैं, किसी कंपनी के अंदर इतना हॉरिबल अगर लॉस रिपोर्ट हो, क्या उनको रात को नींद आएगी? क्या वजीर खजाना का, जैसे मैंने अपने बैंक की एग्जांपल दी, उनकी इतना बड़ा नुकसान रिपोर्ट हो, उनको नींद आएगी? वो एक्शन करेंगे। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हों, जो एक ट्रेंड बन गया है कि सबकी माइंड मेकिंग है कि हर मतलब एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, वो नए साल का जब आगाज हो तो उनको पता है कि इस साल हमने इतना लॉस बुक करना है। वो लॉस है क्या? ये हमारी सारी कंपनियों का लॉस सिंपल ये है, इस लॉस के बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की, बादशाह लोगों की कंपनियां और इदारे प्रॉफिट कमा रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन टैक्स पेयर का रकम, जो मुनाफा बख्श कंपनी है, वो उनको उनकी रकम यहाँ पे और टैक्स पेयर की रकम यहाँ डाल के इनको हम चलाए जा रहे हैं। तो ये वो जगह थी जहां से अवाम को कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता था, उनके ऊपर बोझ में कमी आ सकती थी, लेकिन कोई एक्शन करने को तैयार नहीं है। सिंपल से एक बात, एक बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसका सालाना रेवेन्यू 450 अरब से ज्यादा है, मुझे बताइए क्या उस कंपनी का अगर 20-22 साल तक मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात नहीं होता, उसका मार्केट बेस्ड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट नहीं होता, मुझे बताइए वो कैसे कंपनी नुकसान से निकलेगी? वहां तो जो लोग बैठे होते हैं वो सिस्टम का हिस्सा हैं, जी जी। जो मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए पहुंचे हैं। मतलब उनके माइंड के अंदर है ही नहीं कि हमने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करके पेन लेके मैं जवाब दूं। अगर मैंने एंड ऑफ द ईयर या कोई किसी क्वार्टर के ऊपर अच्छा परफॉर्म ना किया, मेरी कोई एक्सप्लेनेशन होगी? उसके पास लंबी गाड़ियों की लाइन है, उसके पास बंगले हैं, उसके पास बेतहाशा फंड्स हैं, उसे क्या जरूरत है कि वो इस टेंशन में पड़े, किसी को रोके, किसी खिलाफ कार्रवाई करे? ना उससे कोई जवाबदही करने को तैयार है। जी भट्ट तो साहब, आज मैं इस साजिद हालात से साहब हम के पास गुजर आता रहे हूँ। हैं। जी एक्शन होना चाहिए। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जो जिन कंपनी से, उनको उनको आप रोल आउट करें, उनको साइड पे करें, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन हो। कि रिपोर्ट जारी करके बैठने का, हमें मतलब हमें ना रिपोर्ट बताएं जारी करके, इतनी मेहनत की, हमें क्या फायदा इस रिपोर्ट का भेजने का जी कि नुकसानात कम होने की बजाय बढ़ गए। इसकी टाइमिंग पे भी बात करते हैं थोड़ा सा। 2 हफ्ते में आईएमएफ के प्रोग्राम भी की रिव्यू मीटिंग आ रही है। साहिद साहब, तो इसका हल जो है वो क्या फिर प्राइवेटाइजेशन है? एक पीआईए को प्राइवेटाइज करने के लिए हमने 600 अरब रुपया पार्क किया पहले, और उस डेट का जाहिर बात है जो पार्क किया गया वो भी तो टैक्स पेयर पे ही आना है। क्या हमें एग्रेसिवली प्राइवेटाइजेशन करनी है या हमें इन इदारों को ठीक करने की कोशिश करनी है? मेरा ख्याल है हमें दोनों करना होंगे। एक तो आपने आईएमएफ का जिक्र किया, आई थिंक थैंक्स टू आईएमएफ प्रोग्राम कि ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं इस तरह से इतनी डिटेल के साथ। सीएमयू हो गया या बाकी चीज़ें हो गई, ये हमारी कमिटमेंट्स हैं अंडर आईएमएफ प्रोग्राम, तो शायद ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल से और ज़्यादा क्लैरिटी से हमारे सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है हमें दोनों तीनों फ्रंट्स पे काम करने की ज़रूरत होगी। जी वो एक देखिए। तो जो जी जी, सॉरी। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज। पॉलिसी मेकिंग हो, रेगुलेशन हो और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तीनों गवर्नमेंट के पास खुद ही हैं। तो ये जी कभी कभी ये लगता है कि ये तीनों कैसे मैनेज हो रही हैं। और वो जो भट्टी साहब भी बात कर रहे थे कि एक प्राइवेट एंटिटी हो
वो अगर लॉस मेकिंग में हो तो वो तो अपने लॉस जो है वो कुछ महीनों में फिक्स कर लेगी। जी बिल्कुल सही। मैं भी इसी तरफ आ रहा था कि शायद हमें दोनों तीनों काम करना पड़ेंगे। हमें बड़ी क्लियर एक जो डिवाइड है कि ऐसे कौन से एसओईज हैं जिनको आप गवर्नेंस जो उनके रिफॉर्म्स हैं उनको बेहतर करके इम्प्रूव कर सकते हैं। एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जितनी भी आपके हैं उनको आपको सेपरेट करना पड़ेगा। और जो बिल्कुल आपसे करेक्ट नहीं हो पा रही हैं उनको शायद उसके लिए एक डिफरेंट मॉडल की ज़रूरत होगी। तो मुझे लगता है ये जो हमारा एक और जो प्रॉब्लम है कि जो हम वन साइज फिट ऑल की तरफ चल रहे होते हैं, तो शायद वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है, कम से कम जब हम इन नंबर्स को, इस रिपोर्ट्स को देखते हैं। गवर्नमेंट को मुझे लगता है थोड़ा सा स्टेप बैक करना होगा और प्रोफेशनल्स को लाना होगा बोर्ड्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। तो कम से कम हमें दो तीन चीज़ें जो है वो नई करने की ज़रूरत होगी। और मेरे लिए बड़ा अहम होगा एज 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 ए पॉलिसी स्टूडेंट ये देखना कि ये जो रिपोर्ट आई है इसके ऊपर क्या एक्शन मार्क होते हैं और 2026 में उन एक्शन पे क्या फॉलो अप मैट्रिक्स होता है। क्योंकि ये मुझे लगता है शायद कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि अगले साल हम फिर इसी तरह की एक रिपोर्ट दे दें। शायद कहीं ना कहीं हमें जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, सीएमयू का काम या मिनिस्ट्री का काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो साल के एंड तक बैठे रहें और साल के एंड पे लाके ये नंबर्स दे दें कि ऐसा हो गया है। ऐसे क्या अर्ली वार्निंग ट्रिगर्स हैं जहां पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। लेट्स सी कि एक कोई भी एक सेक्टर है, अगर उसके लॉसेस एक सर्टन हद से ऊपर जा रहे हैं तो उसी वक्त उसको चेक करें। अगर आपके ऑडिट्स किसी एक सेक्टर में ज़ाहिर एवरेज तो 36% है, बट उसमें कुछ बेहतर होंगे, कुछ कम होंगे। जिनके बहुत कम हैं आप उनके लिए कोई इंटरवेंशन लेके आए कि हम आपके प्लान्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप ऑडिट रेट्स को इम्प्रूव नहीं करते। तो पूरा साल जो है वो हमें एक्शन के एक उसमें इंटरवेंशंस को डिज़ाइन करना होगा नीड बेस पे, इंस्टेड ऑफ वेटिंग द फुल ईयर। और आखिर में ये एक जो रिपोर्ट है वो शायद हम, और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने कहा जैसे कि जी हमने प्रॉफिट तो कमाया है बट नेट लॉस बहुत ज़्यादा है। जी जी। अल्टीमेटली एक बिजनेस नेट होता है कि वो क्या है। ये शायद हम जो नंबर्स बताने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं शायद कुछ बेहतर हो गया है क्योंकि इस दफा प्रॉफिट थोड़ा सा बेहतर हो गया। जब मैं नेट लॉस कर रहा हूं तो मेरे लिए उस प्रॉफिट की कोई वैल्यू नहीं है, नेट लॉस आपका बड़ा है। जी जी, एक और जो बड़ा एलिफेंट है रूम में वो है अनफंडेड पेंशन्स, जो कि तकरीबन 2 ट्रिलियन की हैं, 2000 अरब की हैं। मतलब ये तो खैर ओवरऑल हमारे बजट में भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से भी ऊपर जा चुका है। मैं भट्टी साहब के पास आऊँगा। भट्टी साहब, मैं सारे नंबर्स को देख रहा हूँ और मुझे कोई भी ऐसा नंबर नज़र नहीं आ रहा जिससे कि पता चले कि यार अच्छा ये कम से कम एसओई थी जिसने कोई टैक्स पेयर का पैसा बचाया। नहीं, ऐसी हैं एसयूज। आप उसमें देख लें, पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की बेस्ट कंपनी ओजीडीसीएल, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जीएचपीएल। आप इन कंपनीज की परफॉर्मेंस पर नज़र दौड़ाएं तो आपको ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी कि कितना मेजर इनका कंट्रीब्यूशन है। और ये वो कंपनीज हैं जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये भी पब्लिक सेक्टर्स की कंपनीज हैं, एसयूज में शुमार होता है। लेकिन यहाँ के जो हमने शुरू में जहाँ से बात का आगाज़ किया, जो मेजर डिफरेंस है, मतलब इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं अंडर गवर्नमेंट अम्ब्रेला, वहाँ गवर्नमेंट सिर्फ देख ले कि वहाँ पे क्या डिफरेंस है। वहाँ पे जो उनके उन इदारों के हेड्स हैं वो किस कैलिबर के हैं, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, अगरचे वहाँ पर भी मजीद बेहतरी की बहुत सी गुंजाइश मौजूद है। उनके जो CFOs का रोल है, उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल है, वहाँ पे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, उसी चीज़ को आप दूसरी जगह पे अप्लाई कर दें। मैं आपको एक ओजीडीसीएल के एग्जांपल देना चाहता हूँ, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जिनके चेयरमैन है जफर मसूद साहब, उनके बोर्ड में बाकी लोग मौजूद हैं। उन्होंने एक पेन लिया, अपनी एक पॉलिसी दी, कंपनी ने उसको अडॉप्ट किया, उसके एमडी ने चीज़ों को आगे लेके चले। वो कंपनी उसकी जो रिजर्व थे जो डिप्लीटिंग साइड पे थे, और ये लग रहा था कि जो उसकी मुसलसल तेल और गैस की पैदावार है कम हो रही है। मैं पुराने उनकी वेल्स की बात कर रहा हूँ। उन्हीं वेल्स से उन्होंने 2 साल के अंदर तेल और गैस की पैदावार को एक ऑगमेंटेशन प्लान के तहत उन्होंने उसको रिवाइव किया, न सिर्फ रिवाइव किया बल्कि इंक्रीज किया। अब क्रूड ऑयल में उसमें बढ़ा, उसके अंदर एलपीजी की पैदावार में इजाफा हुआ, उसके अंदर नेचुरल गैस की पैदावार में इजाफा हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ नई डिस्कवरीज के ऊपर तवज्जो दी, चूंकि इनकम बेहतर होना शुरू हो गई तो नई डिस्कवरीज भी कर रहे हैं। इस तरह पीपीएल की आप एग्जांपल ले लें, वहाँ कुछ मसाइल थे, गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने मिलकर उनको फिक्स किया, वहाँ चीज़ें मजीद बेहतर हो रही हैं।
तो अगर ये चीज़ें 1-2 सालों के अंदर किसी एक कंपनी में हो सकती हैं, तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं हो सकती? मतलब एनएचए की हम बात कर रहे थे, हम बिजली की तकसीमकार कंपनियों की बात करें, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने भी लॉस बुक किया जी। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना। वो जिसका कोई काम नहीं है, वो एक जगह पे बैठे हुए हैं, एक खूबसूरत सा ब्लू एरियम उनका ऑफिस है, जहाँ पे बैठ के एक तरफ से क्रेडिट होनी है, एक तरफ से अमाउंट डेबिट होनी है। आप उसके बावजूद वो लॉस कर रही है। मतलब ये कौन सी रॉकेट साइंस है? मतलब वहाँ पे हो क्या रहा है? मतलब जी, उसपे जी, कोई मैं जाएगा उसको पावर उसका सेक्टर पे ही इन-डेप्थ आता एनालिसिस हूँ। करने के जी, जी, जी। पावर सेक्टर पे आता हूँ। गवर्नमेंट ने तो को 500-600 अरब रुपया पावर सेक्टर से कम किया है। 2 गैस का जो सर्कुलर डेट है वो तो उतना है, लेकिन ओवरऑल कोई इम्प्रूवमेंट हुई है। सर्कुलर डेट तकरीबन को 13% सॉरी नीचे आया है, अब तकरीबन 3929 बिलियन पे आ गया है। सर देखें, वो भी आपने बैंक से बोरिंग की, आपने कम कर लिए। जो एक्चुअल देखें, मतलब हम रियलिस्टिक होके सोचें तो हकीकी मानों में गर्शी कर्जा कम नहीं हुआ। जिस रेशो के साथ वो बढ़ रहा था, आप डिफरेंट क्वार्टर्स में उसको पार करके, कभी कोई इनिशिएटिव लेके, कभी कुछ करके आई वॉश कर रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं है। जो उसका उसका जो एक उसके ऑर्गेनिक तरीके के साथ उसने उसको कंट्रोल होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही। गैस का कर्जा, गर्शी कर्जा बढ़ रहा है, बिजली का बढ़ रहा है। जो उन्होंने भी कम किया है, आपने बैंकों से बोरिंग की है, अल्टीमेटली आपने घुमा के बिजली मुझ पे, जो मैं टाइमली बिल पे कर रहा हूँ, आप टाइमली बिल पे करते हैं, हम पे डाल रहे हैं। मतलब वो जो जो उसकी बुनियादी वजह है, रिकवरी, लाइन लॉसेस, थेफ्ट, क्या आपने उसको कम किया है? रिकवरी को बढ़ाया है? जवाब है नो। अच्छा, मैं इस पे आऊँगा साजिद साहब के पास। साजिद साहब, सो गवर्नमेंट बड़ा एग्रेसिवली कह रही है जी कि अब हम डिस्कोज़ को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, लेकिन देखिए अभी तो पूरा पावर सेक्टर एक पब्लिक मोनोपोली है। अगर आप डीरेगुलेशन नहीं करते इन फेजेस और एकदम प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो आप एक पब्लिक मोनोपोली को प्राइवेट मोनोपोली बना देंगे। तो आप समझते हैं ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आई मीन, ये को फ्रूट्स देगी? आई थिंक ये आपका बड़ा अहम क्वेश्चन है, और ये शायद सिर्फ अनफॉर्चुनेटली प्राइवेटाइजेशन तक ही वो नहीं है, महदूद नहीं है। हम ज़्यादातर जो हमारे पॉलिसीज़ होती हैं वो नी जर्क रिस्पॉन्सेज होते हैं। जो एक ग्रेजुअल, जो एक प्रूडेंट पॉलिसी के जो बुनियादी स्टेप्स हैं, हम शायद बहुत हद तक उनसे दूर होते हैं, बहुत फॉलो नहीं करते, और सडनली हम एक ही डिसीजन करते हैं कि हमें यकदम ये करना है। आई थिंक प्राइवेटाइजेशन हो या बाकी पॉलिसीज़ हो, हमें बहुत केयरफुली जो एक ग्रेजुअल अप्रोच है, हमें उसकी तरफ जो है वो जाना होगा। और ख़ासकर जो पावर सेक्टर में हमें कहीं ना कहीं इसको प्राइवेटाइज तो करना है। आई मीन वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि हम सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन नहीं हो रहा है कुछ भी। जैसे अभी भट्टी साहब ने भी बताया कि हमने छोटे मोटे जो नंबर्स हुए हैं बेहतर, वो भी बारोइंग हो गई या उससे हो गई। अभी बल्कि एक इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि शायद जो एनएचए है, उसका जो लॉस है शो किया गया है, वो शायद कोई अकाउंटिंग एरर है। उस तरह का एक जो, बट कमिंग बैक टू इस प्राइवेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें इसको एक ग्रेजुअल अप्रोच के जरिए करना होगा। बट हमें प्राइवेट, ये जो आपका सेक्टर है, पावर सेक्टर है, इसको प्राइवेटाइज तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ इसके अंदर जो है वो करके देख लिया है। शायद ये जो एक हमने अभी पीआईए को किया है, उससे क्या हमें लेसन्स मिलते हैं। और ओवरऑल बहुत सारे हमारे कंट्रीज़ हैं, जैसे अगर आप बांग्लादेश को देखें, उन्होंने भी पावर सेक्टर को रिफॉर्म किया है। उनके क्या मॉडल्स थे, कैसे उन्होंने किया। वहाँ पे अगर आईपीपीज़ हैं, तो हमारे आईपीपीज़ की पॉलिसीज़ कैसे मुख्तलिफ रहीं, कि वो बिल्कुल एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। कहाँ पे हमने गलत किया। और अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, बगैर कंज्यूमर को तैयार किए, बगैर मार्केट को तैयार किए, बगैर कंपटीशन को बनाए, या उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लाए हुए, तो शायद हम एक प्रॉब्लम से निकल के दूसरी प्रॉब्लम की तरफ जा रहे होंगे। जी, मैं भट्टी साहब की तरफ आऊँगा। भट्टी साहब, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट एग्रेसिवली फिर 2 डिस्कोस को करने जा रही है प्राइवेटाइज बिफोर डीरेगुलेटिंग द मार्केट? देखिए, तैयारियां तो जारी हैं, और निजकारी डिवीजन में इसके ऊपर काम हो रहा है। मोहम्मद अली साहब वहाँ पर मौजूद हैं, और उनको जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से कुछ रिस्पांस भी आया है, उनके कुछ कंसर्न्स भी हैं, उनकी कंडीशंस भी हैं। तो एक मॉडल तैयार किया जा रहा है कि किस मॉडल के तहत इनको ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हों जिसमें गवर्नमेंट साइड भी सिक्योर है। ये ना हो कि आप एक जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है उससे निकलें और एक आईपीपीएस की तरह एक नया एक मॉन्स्टर डेवलप हो जाए और आपके लिए दर्द सर्द बन जाए। तो उसके ऊपर काफ़ी एग्रेसिवली काम जारी है। लेकिन अगेन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पीआई की निजकारी को कंपेयर करना डिस्कोस की निजकारी के साथ एक काफ़ी
नामुनासिब भी कह सकते हैं, मतलब मुनासिब नहीं है। दोनों के डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट, उनमें डायनेमिक्स में बहुत फ़र्क है। और वहाँ पर जो चैलेंज है, जो वहाँ पर इन्वेस्टर्स की कुछ कंडीशंस आई हैं, वो रेगुलेटर के रोल को, रेगुलेटर्स नेपरा की जुरिडिक्शंस के ऊपर उनको बड़ा कंसर्न है। रिसेंटली कि इलेक्ट्रिक के मामले के अंदर जो नेपरा ने कुछ डिसीजन थे, अब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए हैं। नेपरा ने उस मामला में इंटरवीन किया, इन्वेस्टर्स ने कंसर्न शो किया, अब जिसके नतीजे में इंटरनेशनल कोर्ट में आर्बिट्रेशन जारी है। अब डिस्कस के लिए जो इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं, उनको रेगुलेटर के रोल के ऊपर बड़ा क्वेश्चन है। उसके साथ साथ डिस्कोस की निजकारी के अंदर जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, हमने बहुत लेट किया। देखिए, ये काम 2002-5 के दरमियान हर सूरत होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब जो सोलर की पेनिट्रेशन है, वो पूरे इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को और पूरे इस बिजनेस मॉडल को हिलाकर रख देंगे। लोग बहुत तेजी के साथ पहले वो नेट मीटरिंग में आए, अब गवर्नमेंट डिफरेंट मॉडल पे जा रही है, लोग ग्रिड से निकलेंगे। जब ग्रिड से बड़ी तादाद के अंदर डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, उसके साथ एग्रीकल्चर कंज्यूमर निकलेगा, तो इतना बड़ा सेटअप लेके जो इन्वेस्टर आएगा, अगले 10-15 साल की प्रोजेक्शन कर रहा होगा, तो आने वाले दिनों में हमें इसमें बड़े सरप्राइज मिलेंगे। डिस्कोर्स की निजकारी इस स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है, जिस टाइम पे होनी चाहिए थी, नहीं हुई। डिस्कोर्स की इनएफिशिएंसीज, लेस रिकवरीज, हाई लॉसेज, थेफ्ट की जो कीमत थी वो पर यूनिट उसमें ऐड की गई, और वो बिजली इतनी महंगी हो गई कि लोगों ने कर्जे लिए, कमेटियां डाली, वो दूसरे ऑप्शंस पे निकल गए। तो अब ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है देखने के निजकारी डिवीजन इसको कैसे हैंडल करता है, कैसे अट्रैक्शन क्रिएट की जाती है, और वो कैसे सिस्टम से आने वाले दिनों में जो कस्टमर निकल रहे होंगे उनको वापस लाने में कामयाब होते हैं, चूंकि इतना बड़ा उनका स्कोप है, उन डिस्कोस के पास एम्प्लॉयज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ग्रिड्स का, उनकी प्रॉपर्टीज का, बड़ा कम्प्लेक्स ये मैटर है इन डिस्कोस की निजकारी का। लेकिन जब तक वो निजकारी नहीं होती, जितनी वो लॉस मेकिंग के अंदर अपना वो रोल प्ले कर रही है, उसको वार फुटिंग के ऊपर रोकना नागुज़ीर हो चुका है। जी, मैं साहिद साहब के पास आऊँगा। साहिद साहब, पावर सेक्टर में तो फिर लोगों के पास ऑप्शन है कि वो सोलर पे जा सकते हैं, लेकिन गैस जो है वो सेक्टर का सर्कुलर डेट आउट ऑफ हैंड हो गया, एलएनजी के भी मिसाइल चल रहे हैं। तो इस सेक्टर में क्या होने जा रहा है फिर? सर्कुलर डेट भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मेरे ख्याल एक कोई क्लैरिफिकेशन जो मैं जब बात कर रहा था पीआईए की, तो आई वाज नॉट कंपेयरिंग कि उसको, मेरा ये था कि जब हमने उसको सही पहली अटेम्प्ट में नहीं किया तो हमें प्रॉब्लम्स हुई। तो मेरा यही था कि जब भी आप इसको करें तो आप इसको बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत, जैसे भट्टी साहब ने कहा, उस तरह से उसको जो लेके जो है वो आगे चलें। हम तो जो जो आप बता रहे थे कि सोलर का ऑप्शन है, उसको भी महदूद करते चले जा रहे हैं। जो हमारी नई पॉलिसीज़ आई हैं वो तो बड़ी कोशिश कर रही हैं कि जो सार्फ है उसके पास सोलर का भी कोई अफोर्डेबल ऑप्शन जो है वो नहीं रहे। मेरा ख्याल है शायद आप किसी भी सेक्टर को उठा लें, जो जो चाहे वो पावर सेक्टर है, चाहे वो गैस सेक्टर है, चाहे वो एनएचए है, कोई भी आपका सेक्टर है, तो वो मुझे लगता है कि हमारी जो जो ब्रॉडर अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो सबके ऑलमोस्ट सेम है। और वही इनएफिशिएंसीज हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की हैं, गवर्नेंस की हैं, बाकी सारी वही सारी 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 जो है वो इनएफिशिएंसीज हैं। तो हमें एक जो ब्रॉड बेस्ड जो रिफॉर्म्स हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स में हो, कहीं आपको मैनेजमेंट को चेंज करना है, कहीं बोर्ड को चेंज करना है, प्रोफेशनल्स को लाना है, कहीं प्राइवेटाइज करना है, तो हमें एक ब्रॉडर ओवरऑल एक कंप्रहेंसिव जो रिफॉर्म है एसओईज के लिए, उसकी तरफ शायद जाना होगा। अच्छा, एक और चीज़ साहिद साहब, ये जो सॉवरेन गारंटीज़ हैं, ये भी तो देखें एक हिडन डेट है ना, जो कि बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा है। मतलब एक तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है वो कभी इक्विटी इंजेक्ट कर रही है, कभी डेट के थ्रू सेव कर रही है, और फिर तीसरी सॉवरेन गारंटीज़ दी जा रही हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो हमारा एक आर्ग्यूमेंट होता है ना इकोनॉमिक्स में, जिसको हम कहते हैं संक कास्ट्स, जी जी। कि यार बस चलती रहें, ऑपरेशनल रहें। शायद गवर्नमेंट को इस मॉडल से बाहर आना होगा, क्योंकि हमने इसको बहुत करके देख लिया है। और इस वक्त मुझे लगता है कोई और इंसेंटिव गवर्नमेंट के लिए नहीं है एसओईज को सपोर्ट करने का, ये गारंटीज़ में और ख़ासकर उसमें। वो शायद ज़्यादा यही है कि बस चलती रहें, क्योंकि अगर ये भी नहीं दी तो बिल्कुल बैठ जाएंगी। और शायद जैसे कहा कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से तैयारियां कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का भी यही एक कम अज़ कम ये ख्याल ज़रूर है कि जब तक एक प्राइवेटाइज नहीं हो जाती चीज़ें,
तो कम से कम हम इनको रनिंग मोड में रखें। चाहे वो गारंटीज इसलिए बढ़ गई हैं कि सब्सिडीज शायद हमें थोड़ा सा अंडर आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो शायद उस तरह से हम नहीं दे पाए जिस तरह से हम देते थे, हमें उनको कट करना पड़ा, कर्टेल करना पड़ा। तो वो हमने शिफ्ट कर दिया है। जो मॉडल है शायद उनकी जो 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 सॉवरेन गारंटीज की तरफ है। बट जो कम से कम कोई और मकसद तो नज़र नहीं आता उसका, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग इदारों की जो सॉवरेन गारंटीज हैं, तो उसमें शायद यही एक है कि कम से कम इनको चलता रखा जाए जब तक ये प्राइवेटाइज नहीं हो जाती। अच्छा साहिद साहब, ये कुछ ऐसे ही एसओईज़ हैं ना जो कि आर्गूमेंट यूज़ किया जाता है कि सिक्योरिटी एसेट हैं। एक वक्त में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बारे में ये यूज़ होता था। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी जो है इसको तो आप प्राइवेटाइज एज सच नहीं कर सकते, तो इसको तो फिक्स ही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बिल्कुल शुरू में कहा कि आपको बिल्कुल कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से इदारे हैं जिनको बिल्कुल आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर ये भी देखना होगा कि उनके लिए आपका मॉडल क्या होगा, रिफॉर्म्स क्या होंगी जो अभी तक हैं वो क्यों इफेक्टिव नहीं हो रही, क्यों हेल्पफुल नहीं हो रही, तो आप उन पे एक बिल्कुल सेपरेटली जो है वो काम करें। ऐसी कौन सी हैं जिनको आप रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जो इस स्टेट में हैं कि उनको रिफॉर्म्स किया जा सके और फिर ग्रेजुअली प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है वो जाया जा सके। और ऐसी कौन सी हैं जिनको हमें अर्जेंट बेस पे प्राइवेटाइज करना चाहिए इससे पहले कि वो प्राइवेटाइज करने के काबिल ही ना रह जाएं। जैसे भट्टी साहब ने आपको पावर सेक्टर का बताया कि आपका बिल्कुल एक जो ग्रीन एनर्जी का एक शिफ्ट आ रहा है और जो डिसेंट्रलाइज्ड आपका जो ग्रिड आ रहा है, और इवन सोलर आपका एक होम बेस्ड काइंड ऑफ ग्रिड आ रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा मैसिवली हो जाता है तो जो इन्वेस्टर है वो शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगा एक लॉन्ग टर्म में उसको इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी जो प्रोजेक्शंस हैं, जो आपका एक लॉन्ग टर्म सिनारियो है, वो शायद बिल्कुल डिफरेंट होगा जो आज से 15-20 साल पहले था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है ये 2-3 स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हमें, कि कौन सी हैं जो नहीं की जा सकती, उनको कैसे रिफॉर्म करना है, कौन सी हैं जिनको आपको ग्रेजुअल थोड़ा डिले के साथ रिफॉर्म करना है, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं आपको डी रेगुलेट करना है, डिसेंट्रलाइज करना है चीज़ों को, उसके लिए मार्केट को तैयार करना है, एंड कंज्यूमर को तैयार करना है। और कौन सी ऐसी हैं कि अगर फर्दर डिले होती हैं तो शायद उनको प्राइवेटाइज करना मुश्किल हो जाए। तो इन 2-3 कैटेगरीज के साथ आपको आगे चलना हो। जी जी, हमें एक ब्रेक लेना है और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं एसओईज़ की परफॉर्मेंस पे। डॉक्टर साजिद अमीन साहब के साथ हम मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हर 6 रुपये जो कलेक्ट किए जा रहे हैं, एक रुपया जो है वो इज़ फंडिंग बैक टू एसओईज़। सो आप ये देखें कि हम लोग ऐसा लग रहा है जिस तरह टैक्स पेयर्स जो हैं वो एसओईज़ को पालने लगे हुए हैं। देखिए, मुझे ऑनेस्टली मैं जब आज ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, कुछ इस तरह के नंबर्स आ रहे थे, मुझे लगता है हम बहुत नैरोली देख रहे हैं इस काम को या इस इम्पैक्ट को। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होते हैं वो किसी भी एक अच्छी जो एसओईज हैं वो बैकबोन होती हैं आपकी इकानमी की। जी तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप उनको एक टैक्स का जो है वो पैसा दे रहे हैं। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो उनसे जनरेट होती है, वो मार्केट एफिशिएंसीज जो उनसे जनरेट होती हैं, वो मार्केट एक्सटर्नैलिटीज़ जो उनसे जनरेट होती हैं, एक अच्छी एसओईज जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को या और जो इन्वेस्टर्स को, जो साथ उनके जुड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर इन्वेस्टर्स को लेके आती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये हमें इससे एक बड़े कैनवस पे देखना चाहिए। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, ऑफ कोर्स ये इट्सेल्फ वरीसम है कि आप जो ले रहे हैं थ्रू जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आप ले रहे हैं 60-70% आपका जो टैक्स है वो बर्डन सारा आपका जो सैलरीड क्लास पे आ रहा है, अगर आपका कहीं डायरेक्ट टैक्स भी है, और वो आप एक ऐसे लॉस मेकिंग इदारों को दे रहे हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, काम नहीं करे। ऑफ कोर्स इसका एक अपना जो जो एक वो है पॉइंट है, वो अपनी जगह वरीसम है। बट मुझे लगता है कि हमें जो एसओईज की कंट्रीब्यूशंस हैं जो नहीं हो पा रही हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सिलसिले में, उनको भी शायद असेस करने की ज़रूरत होगी। इमेजिन कि अगर पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं वो एफिशिएंटली, प्रोडक्टिवली, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही होती, तो पाकिस्तान की जो इकानमी है वो शायद इससे बहुत बेहतर होती जो आज जी हमारे पास इकानमी है। जी डॉक्टर साहब, आई थिंक पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ कि क्योंकि एसओईज़ अक्रॉस द बोर्ड ज़्यादातर नेट लॉस बना रही हैं,
तो हम जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं, जो हमारी प्रॉफिट मेकिंग एसओईज़ भी हैं, शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। और जनरली जब भी आप रिपोर्ट खोलें तो आप नेगेटिव नंबर्स को देखते हैं सिर्फ। और खैर एसओईज़ नहीं, जो हैं जी मैं करेक्शन, जी जी मैं तो बल्कि ये कह रहा हूं कि आप एक दो को छोड़ दें जो प्रॉफिट मेकिंग कर रही हैं छोटा मोटा, जैसे आपका आई मीन एक अच्छी भी हैं जैसे ओजीडीसीएल है। जी जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें ओवरऑल जो हमारी रिफॉर्म्स हैं या जो अर्जेंसी है रिफॉर्म्स की, उसको बेहतर ड्राइव करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये देखते रहेंगे ना कि वो 1 रुपया 6 का उस पर जा रहा है, तो शायद हम वो अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो जो उनकी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन किसी भी एक अच्छे एसओई एक पूरे सिस्टम की होती है उसके अंदर। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो एक दो आपका अच्छा काम कर रही है वो अपनी जगह है, बट ब्रॉडली हमारी जो रिफॉर्म्स हैं दैट नीड्स टू गो बियॉन्ड फिस्कल बर्डन। उस वो सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, उससे बढ़ के भी जो हैं वो हमें देखने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या एक्सटर्नैलिटीज़ हैं जो जी जी डेकेड आपने से सालों से मिस करते हैं। फिस्कल बर्डन की बात की। आई थिंक इसमें थोड़ा सा एनएफसी की डिबेट को भी ले आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फेडरेशन जो है वो इज़ टेकिंग केयर ऑफ द डेट, इज़ टेकिंग केयर ऑफ द एसओईज़, और हम 57% जो है वो टैक्सेस का शेयर जो है वो प्रोविंसेस को दे देते हैं। सो वहाँ से भी स्टेट जो है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फील करती है कि मैं बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हूँ। मेरे ख्याल में शायद ये एक बिल्कुल एक सेपरेट वो डिबेट जरूर है। हमें अंडर प्रेशर तो वैसे ही होना चाहिए कि एक और मेरा ख्याल है स्टेट को और गवर्नमेंट को खुद को भी असेस करने की ज़रूरत है कि हमारी पॉलिसीज़ क्यों इफेक्टिव नहीं हो रही। हमारी पॉलिसीज़, अगर हमारे पीयर कंट्रीज़ इन्हीं क्राइसिस में किसी वक्त आए और उन्होंने बेहतर किया खुद को, तो ऐसा क्या है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो कहाँ पे मिसिंग है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को शायद इस पे वाकई ही परेशान होना चाहिए। तो एक तो ये है। एनएफसी में मुझे लगता है शायद एक बिल्कुल एक डिफरेंट डिबेट है कि लेकिन हम इस पे बहुत शायद ही बात की जा सकती है और मेरे ख्याल है करनी भी चाहिए। कि जो हमारी जो जो फाइनेंशियल जो फिजिकल अरेंजमेंट्स हैं हमारी फिजिकल फेडरलिज्म की, आई एम श्योर इस वक्त जो 11th इस पे एनएफसी अवार्ड बना हुआ है वो बहुत तफसील से बात कर रहा है कि हमारी जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन हैं उसको जो है वो कैसे बेहतर किया जा सकता है। बट एक प्रिंसिपल ज़रूर होना चाहिए कि जो स्टेट ओन्ड या लॉस मेकिंग जो आपके इदारे हैं उनको आप इनडेफिनेटली संक कास्ट के नाम पे आप इनडेफिनेटली उनको नहीं सपोर्ट चला नहीं कर सकती है। सकते। और हमें इसको शिफ्ट करना होगा और जो इदारे इसके लिए बने हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शायद नंबर्स रिपोर्ट करने से आगे होनी चाहिए। नंबर्स तो आई मीन ठीक है, ये भी एक अच्छा काम है, एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट्स का आना अपनी जगह एक वैल्यूएबल है। बट जैसे हमने शुरू किया था कि हमें शायद ये देखना होगा कि 2026 में इन पॉइंट्स पे कैसे काम होता है। ये जो 5-6 चीज़ें गिनी गई हैं, मॉडल बेहतर नहीं है उनके, जो प्लानिंग करते हैं उसकी वजह से वो इफेक्टिव नहीं हो पाती। ऑडिट का जो गवर्नेंस का सिस्टम है एसओईज का, वो आप देखें ना, एक अगर इतने बड़े इदारे हैं गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है तो क्या गवर्नमेंट उसको कंडीशनल नहीं कर सकती? आप ऑडिट के साथ, टाइमली ऑडिट के साथ कंडीशनल कर दें उस सपोर्ट को। मुझे लगता है ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। एक इदारा अगर आप पे डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर और फिर भी अगर वो ऑडिट नहीं कर रहा अपना टाइमली, तो ये किसका फेलियर है? ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट का अपना फेलियर या है। सो वही मैं आपसे क्योंकि बल्कि मैं पूछना यही चाह रहा था कि जो डिसीजन मेकर्स हैं जो कि मिनिस्ट्रीज़ में बैठे हुए हैं, जो भी रेलेवेंट इदारे हैं उनके, ये डिसीजन मेकिंग में जो हमें नज़र आता है फुकदान, ये क्या फिर उस लेवल पे कसूर है, या आप समझते हैं कि नहीं जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनके अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, किसी भी पॉलिसी आउटकम के 3-4 बड़े जो एक्टर्स होते हैं या उसके अंदर जो फैक्टर्स वो होते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें हर जगह पे ही कम से कम एसओईज की हद तक, एक दो एसओईज को छोड़ के, आई थिंक ये बड़ा अच्छा होगा कि जैसे जैसे भट्टी साहब ने जब जाने से पहले कहा कि भाई आप जो आपके प्रॉफिट मेकिंग या अच्छे एसओईज हैं जरा उनके सिस्टम को तो पढ़ लें। ऐसी क्या रिफॉर्म्स थी जिन्होंने उसको बेहतर किया है। और मुझे लगता है कि हमारा जो शायद जो प्राइवेट सेक्टर है या जो वो भी शायद इस तरह के सॉल्यूशंस नहीं दे पा रहा। नॉट ओनली द गवर्नमेंट, हमारे यहाँ कोई कोई इस तरह के कोई सॉल्यूशंस आ नहीं रहे कि इस सिस्टम को बेहतर कैसे करना है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सभी सभी आप फ्रॉम पॉलिसी प्लानिंग, आप पॉलिसी का डिज़ाइन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आई मीन वो कितनी कंप्रिहेंसिव है, कितनी सॉर्ट ऑफ बेस्ड ऑन कह लें कि आप स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस हैं कि आप कैसे उसको इंटरवीन करना चाह रहे हैं। मैंने जैसे बांग्लादेश की एग्जांपल दी, आप उनके पावर सेक्टर के
कॉन्टेक्स्ट को, रिफॉर्म्स को देखिए, बहुत कंसिस्टेंट ग्रेजुअल जो रिफॉर्म्स थी, और उसके बाद अन इम्प्लीमेंटेशन है कि आप उसको कितना फेयरली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। शायद ये रिपीटिशन हो जाएगी, बट अगेन कि अगर आप एक इदारे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं और आप उसे टाइमली ऑडिट नहीं करवा पा रहे, तो आप अपनी इफेक्टिवनेस जो है खुद अपनी जो भी रेगुलेटर है, जो भी उसकी कंट्रोलिंग बॉडी है, उसकी अपनी इफेक्टिवनेस के लिए ये सवाल है। और तीसरा मेरा ख्याल है जो लास्ट है कि शायद वो जो हम एक बिल्कुल एक लगे बंदे जो पॉलिसी इंटरवेंशन उनको लेके आ रहे हैं, आप सब्सिडीज से शिफ्ट हो जाते हैं सॉवरेन गारंटीज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हम उसको कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा हमें एक ब्रॉड बेस थोड़ा पीछे हट के देखने की ज़रूरत है कि जो लगे बंदी चीज़ें हैं ये शायद काम नहीं कर पाई हैं पिछले 2-3 डेकेड्स में। हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली ऐसा क्या नया करने की ज़रूरत है, जो बहुत सारे मुल्कों से ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकी चीज़ें जो हैं वो हम क्या सीख सकते हैं जिनको करने की ज़रूरत है। कहीं ना कुछ तो मिसिंग है, और शायद तमाम एक्टर्स के पार्ट पे मिसिंग है। जी, और स्पेशली साहिब साहब कि जब हम अपने टैक्स रेवेन्यू में स्ट्रगल कर रहे हैं और ऑलरेडी ग्रोथ इतनी नहीं है, इकॉनमी ऑलरेडी स्क्वीज्ड है और हम टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, तो उस वक्त तो नॉन टैक्स रेवेन्यू की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। इमेजिन करें कि अगर ये जो गवर्नमेंट की तकरीबन 100 से ज़्यादा इदारे हैं, अगर ये गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हों, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जिसको फिस्कल फेडरलिज्म के मामले में भी देख सकते हैं हम, और जो फिस्कल सपोर्ट मिल सकती है फेडरल गवर्नमेंट को, वो बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टिव है। देखिए मेरा ख्याल है ये रेवेन्यू ना भी जनरेट करें, कम से कम एडिशनल ना भी करें, कम से कम अपने लिए तो कर लें। और वो जो हम बिलियन ट्रिलियंस लगा रहे हैं वो आपका हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, अंडर फंडेड आपके बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सोशल सेक्टर्स हैं, और शायद इससे आपका एनएफसी भी जो है वो जुड़ जाता है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज जो सूबों के पास हैं इस वक्त, जो जो उनको फाइनेंस किया जा सकता है बेहतर अंदाज में, अगर ये सिर्फ अपने लिए भी ये इदारे जो है वो उस काम को बेहतर कर लें। जी जी, थैंक यू वेरी मच साजिद साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ जो हैं उनको अपने लॉसेस कम करने होंगे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की स्टेट के लिए, क्योंकि वो मेन सोर्स होती हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।